नमस्कार, E2E क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। तो आज 15 दिसंबर को जो CDP का एग्जाम हुआ है पेपर 2 का, तो उसका हम लोग आंसर की लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस बार CDP में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और उनका जो सही सॉल्यूशन है वो कौन कौन सा हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा गया है। अभिकथन है कि जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। इसके पीछे कारण क्या दिया जा रहा है? तो बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा एक ही आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? यहां निगेटिव सेंस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सांस्कृतिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आपको अभिकथन और कारण से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अभिकथन है कि जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर है। कारण दिया जा रहा है कि विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे डैश अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, असंतुलन अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जहां पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को डैश देखते हैं। तो दोनों जगह खाली स्थान पर कौन सा होगा? तो यहाँ इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में तथा सामाजिक संदर्भ में प्रक्रिया सक्रियकर्ता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था का निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका विकल्प दिया गया है आपको 3। अब इनमें कौन सही है? तो इसमें जो बी और सी आपका सही विकल्प है। तो इसका ऑप्शन 4 जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश की आवश्यक भूमिका है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अधिक जानकार अन्य। क्वेश्चन नंबर 10, हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 को गलत अलग अलग प्रकार से विभाजित किया
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहां पूछा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहां भी अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा गया है। अभिकथन है कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। उसके पीछे रीजन क्या दिया जा रहा है कि अनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्य चर्चा को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बोला जा रहा है कि मूल्यांकन की प्रकृति डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डैश होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गतिशील और कार्य जो है प्रमाणिक होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि अभिकथन और कारण से दिया गया है। अभिकथन है कि ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। कारण है कि निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अतनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन दिया जा रहा है कि एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। कारण है इसके पीछे की समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। तो ऑप्शन चारों आपके सामने। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 2, समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ बोला जा रहा है कि दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें कौन सा सही है। तो सही विकल्प जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 की केवल ए, बी और सी। वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, ब्रेल एम्बॉजर और प्रदर्शक और वाक पहचान सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 19, स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 1, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके।
क्वेश्चन नंबर 22, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेवारी लेने और नियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। तो कथन क्या है कि एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। इसके पीछे रीजन है कि समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सिखाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षार्थियों की समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कार्यात्मक स्थिरता और अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अन्वेषण अधिगम में छात्र क्या करते हैं? तो इसमें जो है विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यह महसूस करते हुए कि यह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह सप्रत्यय को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि उनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सीखने का आनंद पैदा करके। ये 30 यानी कि 30वां प्रश्न है, जो कि बोला जा रहा है यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती हैं, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। तो ये था आज का 15 दिसंबर का CDP का पेपर, जिसका आंसर की हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और भी पेपर के आंसर की आने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दे, ताकि उनको भी अपना मूल्यांकन करने में आसानी हो। धन्यवाद।